दोस्तों नमस्कार। मैं अपने चुनावी दौरे के तहत इस समय राजकोट पहुंच गया हूं और जैसा कि मैंने बताया कि लगातार हम कोशिश कर रहे हैं चुनाव की तस्वीर आपके सामने ले आने की। तो इस समय राजकोट के मैं एक शख्स के पास हूं जो पेट्स एसोसिएशन के पदाधिकारी हैं और व्यापारियों के नेता हैं। और मुझे लगा कि यहाँ राजकोट में इंडस्ट्रियल बेल्ट है, बताया जा रहा है कि 7-8 बेल्ट हैं जहाँ अलग अलग तरह की इंडस्ट्री हैं। और क्योंकि ये कोविड के बाद ये पूरा क्षेत्र जो है प्रभावित था, पूरा देश प्रभावित था, तो इस हिस्से में क्या प्रभाव पड़ा और इस समय किस दौर से गुजर रही हैं इंडस्ट्रीज, इस पर एक जानकारी लेने के लिहाज से किसी व्यापारी और उसके नेता से मिलना चाहिए। तो उस सिलसिले में मैं जो है यहाँ आया हूँ और अब्बास जरीवाला जी हैं, पेट्स एसोसिएशन के पदाधिकारी हैं। ये बताइए अब्बास जी कि पहले तो हमको ये जानकारी दीजिए राजकोट जो है यहाँ इसकी इंडस्ट्री के बारे में, खास करके कि कहाँ कहाँ कौन कौन इंडस्ट्री है, किस तरह की हैं, कितनी बेल्ट हैं। राजकोट में तकरीबन 7-8 अलग अलग टाइप के इंडस्ट्रियल बेल्ट अलग अलग जगह पर हैं और पूरे 40-50 किलोमीटर के एरिया में फैले हुए हैं। अच्छा। अलग अलग जगह पर। और उसमें ज़्यादातर इंडस्ट्रीज वाटर पम्प मैन्युफैक्चरिंग है, फिर ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग है, फिर इमिटेशन ज्वेलरी की मैन्युफैक्चरिंग में है, फिर किचन वेयर्स में है, फिर प्लास्टिक मोल्डेड आइटम की है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होती है और पूरे इंडिया में सप्लाई होती है और एक्सपोर्ट भी होती है। एक्सपोर्ट भी होती है जी जी। अगर हम पूछें कैटेगरी वाइज तो बड़ी इंडस्ट्री कितनी है, उनका क्या परसेंटेज है, मीडियम स्केल की कितनी है और स्मॉल स्केल की कितनी है, अगर 3 कैटेगरी में बांटें तो उस नज़रिए से क्या क्या है, इसको अगर बता सकें तो। बड़ी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज तो बहुत कम है जी। लेकिन मीडियम स्केल और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा। और राजकोट का जो ज़्यादातर व्यापार है वो सब इंडस्ट्री पर ही चलता है। अच्छा। और बाकी राजकोट जो है वो सौराष्ट्र का सेंटर है, केंद्र बिंदु है। जी। तो आजू बाजू के गांव से लोग भी आते हैं, पूरे सौराष्ट्र में से यहाँ पर काम रोजगारी के लिए आते हैं और अपना आमदनी पाते हैं और काम करते हैं। और मेरे ख्याल से 50% से ज़्यादा लोग राजकोट और सौराष्ट्र के लोग रहते हैं यहाँ इंडस्ट्री के अंदर काम करने के लिए, और 50% के आसपास के लोग बाहर से, मतलब गुजरात बाहर से आते हैं जो काम करने के लिए आते हैं इंडस्ट्री में। ये सब मेरा है। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैंने देखा, जैसे मैं सूरत में था तो सूरत में ज़्यादातर मैंने देखा कि लेबर क्लास रहता है तो उसमें बड़ा हिस्सा जो है बाहर के लोगों का होता है। और मुझे बताया गया कि जो इस तरह के लेबर वाले उस सेक्शन में गुजराती, जो गुजरात के लोकल हैं वो नहीं काम करते ज़्यादा, वो बाहर के लोग ही उस काम को करते हैं। तो यहाँ 50% जो गुजरातियों की हिस्सेदारी वो किस वजह से है, इतनी अधिक है? वो जो गुजरातियों की हिस्सेदारी है वो एक्सपर्टाइज जो स्किल्ड वर्क होता है उसमें इसमें होती है। बाकी अनस्किल्ड वर्क जो है, लेबरियस वर्क जो होता है उसमें वो गुजरात के बाहर के लोगों की हिस्सेदारी रहती है, जिसमें क्योंकि गुजराती लोग ज़्यादा मेहनत करने के बजाय ज़्यादा स्किल्ड वर्क पे फोकस करते हैं। अच्छा। तो उसकी मास्टरी एक्सपर्टाइज उसमें रहती है। ठीक ठीक। तो ये 50% से ज़्यादा लोग जो है, 50 आसपास लोग वो गुजरात बाहर के जो लोग हैं वो ज़्यादातर मेहनत मजदूरी करते हैं। जी। अच्छा, ये अब्बास साहब, पूरे देश के अंदर जब कोविड वाला जो है वो चला तो उसमें देखा गया कि इंडस्ट्री काफ़ी प्रभावित हुई, और ख़ास करके मीडियम और स्मॉल स्केल की जो इंडस्ट्री हैं वो जो है कहा जा रहा है कि वो फिर खड़ी नहीं हो पाई। बाकी मतलब गुजरात के बाहर तो इसी तरह की स्थिति थी, गुजरात में उनकी क्या स्थिति, और ख़ासकर राजकोट में इस समय क्या स्थिति है उनकी? राजकोट में तकरीबन 15-20% इंडस्ट्री ऐसी होगी जो बंद हुई होगी। बाकी ज़्यादातर इंडस्ट्री तो कोविड के बाद फिर शुरू हो गई है। अच्छा। और अभी आहिस्ता आहिस्ता स्मूथली रन करने लगी है। मतलब करीब 20% नहीं खुल पाई, ऐसा कहा जा सकता है? तकरीबन ऐसा हो सकता है, 20% से कम इंडस्ट्री हो सकती है कि चालू नहीं हो पाई दोबारा। अच्छा। अब बाकी ये जो 80% खुली हैं तो इसमें सरकार ने कोई सहायता दिया, किसी तरह की कोई सहयोग जिसके बल पे वो खड़े हुए हैं, या अपने बल पर, या अपना लोन लेके, या किसी और सहायता से खड़े हुए? क्या सीन क्या थी? नहीं, सरकार की तो कोई सहायता मिली ऐसा मेरे ध्यान में नहीं आया है। अच्छा। जो भी लोग ने इंडस्ट्री फिर शुरू की है वो अपने खुद ही अपने आप ही शुरू किया है। अच्छा। और अपने अपने पर्सनल जो भी सोर्सेज रहे होंगे उसमें से शुरू करके इंडस्ट्री चालू किया है। जी जी। ऐसा है। अच्छा, एक चीज़ इसी से जुड़ा हुआ है जो कि गुजरात और ख़ास करके राजकोट में क्या, मतलब आप कुछ एक काम बता रहे थे जो घरों में भी होता है, इस तरह के कितने तरह काम है, कौन कौन क्षेत्र के
जो घरों में महिलाएं करती हैं या दूसरे लोग करते हैं, और उसमें कितना रोजगार है मिला हुआ, कितने हज़ार या परसेंट लोगों तक अगर कहें तो? ये राजकोट में जो इमिटेशन ज्वेलरी की इंडस्ट्री है, उसमें बहुत सारा काम जो है वो घर में महिलाएं करती हैं। उसका जो छोटा बड़ा काम, वो पैकिंग का काम होता है, या छोटी बड़ी चीज़ें का काम करना होता है, मैन्युफैक्चरिंग के बाद की जो प्रोसेस होती है छोटा बड़ा, वो सब उसको लगाना है, जोड़ना है, वो सब काम होता है, वो घर में महिलाएं करती हैं। तो यहाँ पे जो इमिटेशन इंडस्ट्री, ज्वेलरी की इंडस्ट्री जो है, ये बहुत बड़ा मार्केट है पूरे इंडिया में, और इंडिया बाहर भी सब माल सप्लाई होता है। तो उसके बहुत सारी ये काम घर में महिलाएं घर पे ही करती है। अच्छा। तो उसको बहुत सारी रोजगारी इससे मिल जाती है। अच्छा। और परसेंटेज की बात करूँ तो वो तो पूरा काम ही वो घर पे होता है। वो तो अच्छा, अच्छा। ये इंडस्ट्री में जो जितना भी हो, ये जो परचून काम जो बोलते हैं, हाँ। वो सब तो महिलाएं घर पे ही करती हैं। वो उसका सिस्टम ये होता है कि पूरा थैला जो मैन्युफैक्चरर है उसको घर पे पहुंचा देता है, और वो काम ख़त्म करके वो उसका पैकिंग वगैरह सब करके दूसरे दिन उसको वापस दे देती हैं। अच्छा, 3 ऐसे क्षेत्र बताइए जो सबसे ज़्यादा रोजगार दे रहे हैं और बड़े स्तर पे इंगेज किए हुए हैं लोगों को। ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ की जो इंसुलियर पार्ट्स सब बनते हैं यहाँ पर। हाँ। फिर ऑयल इंजन सब बनता है पूरे। और ये मैकेनिकल इंडस्ट्रीज़ जो है, उसमें फाउंड्री इंडस्ट्रीज़ है, वो सब भी है। वो तो ये सब इंडस्ट्री जो है वो सब बड़ी है, और इसके इंसुलियर यूनिट है। तो ये सब यहाँ पर राजकोट में ही है, पूरी सिस्टम चेन पूरी यहाँ पर राजकोट में है। तो उसके हिसाब से पूरी रोजगारी सब जगह पर फैली हुई है। अच्छा। कोई सिचुएटेड नहीं हुई एक जगह पर, ऐसा है। ठीक ठीक। सब पूरा साइकिल है उसमें, पूरा ऐसा होता है। अच्छा, मुझे सूरत में मैं था तो बताया गया कि वहाँ जो जैसे डायमंड इंडस्ट्री है जी। उसमें जो है एक तरह की मंदी जो है की स्थिति देखी जा रही है। अभी बताए लोग कि दिवाली में 1 महीने की छुट्टी होती है, उसके बाद इंडस्ट्री सब खुल जाती है, कंपनी खुल जाती हैं। लेकिन पता चला कई कंपनी खुली ही नहीं, क्योंकि उनके पास कोई ऑर्डर ही नहीं था या इस तरह प्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं थी। और बहुत जो खुली तो उसमें काफ़ी मजदूरों को निकाल दी थी या हायर नहीं की। तो ये जो है, ये क्या और दूसरे भी क्षेत्रों में प्रभाव दिख रहा है, या इस तरह कोई मंदी की स्थिति बन रही है, या चीज़ें सिर्फ डायमंड वाले क्षेत्र में है? ये अब जो कह रहे हैं वो सूरत वाली परिस्थिति शायद सूरत में ही है, मुझे मालूम नहीं है। राजकोट के लिए तो ऐसा कुछ खास दिखाई नहीं पड़ रहा है अभी नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज बहुत है नहीं। हाँ। जो भी है वो मीडियम स्केल और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है। 2000 लोग काम करते हों ऐसी इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन 25-50 लोग काम करते हैं ऐसी इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा हैं। तो वो तो अपना छोटा बड़ा काम से ही चल जाता है। मतलब लार्ज स्केल इंडस्ट्री तो है नहीं कि एक इंडस्ट्री बंद हो तो 5000 कारीगर बेकार हो, ऐसा तो यहाँ है ही नहीं राजकोट में। तो इस तरह से, और बाकी जो मैंने आपको बताया ये वर्सटाइल टाइप अलग अलग टाइप की सब इंडस्ट्री हैं। तो कोई एक इंडस्ट्री है ही नहीं कि जिससे पूरा राजकोट पे इफेक्ट पड़ा है। तो अलग अलग प्रकार की इंडस्ट्रीज हैं, तो उसका खुद का अपना मार्केट है। वो हर एक इंडस्ट्री का ओनर जो है, हर एक कारखाने का ओनर, वो उसका खुद का मार्केट है। ऐसा नहीं है कि कोई संघ के जैसा बना हुआ है और उसका पूरा क्यूमुलेटिव मार्केट होता है और एक जगह पर बेचते, ऐसा तो है नहीं। जैसे खेती के लिए मंडी है, तो ऐसा इंडस्ट्री में तो है नहीं कोई। वो तो हर एक इंडस्ट्रियलिस्ट को अपना खुद का मार्केट, अपना रिटेल कस्टमर खुद को ढूंढना होता है, और वो अपना हिसाब खुद ही अपने आप ही करता है। तो वो अपना अपना काम कर लेता है आगे पीछे करके, रेट में आगे पीछे करके या सर्विसेज में आगे पीछे करके। तो अपना गुजरान मतलब कारखाना फैक्ट्री चलाने के लिए वो सक्षम होता है और कर लेता है। वो सब अपने बलबूते पर ही करते हैं, उसमें कोई किसी की में हेल्प या ऐसा तो कुछ मिलता नहीं है। बिल्कुल जी। अच्छा, इसी से जुड़ा हुआ थोड़ा सा हटके, क्योंकि ये जुड़ जाता है, तो मैं अगर एक सवाल पूछूं कि माना जाता है कि गुजरात में राजकोट जो है सौराष्ट्र का सेंटर है, और उसमें राजनीतिक राजधानी के तौर पर भी इसको चिन्हित किया जाता है कि यहाँ से जिस तरफ मुड़ता है राजकोट मुड़ता है उस तरफ स्टेट चल देता है। तो इसमें जो इंडस्ट्री के लोग हैं वो कितना उनका हस्तक्षेप, कितना प्रभाव रहता है, या दूसरे जो सेंटर्स हैं इसके व्यापार के, खास करके सूरत, तो वो किस तरह से हस्तक्षेप करते हैं? इसमें लीडरशिप किसकी रहती है? नहीं सर, हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल में कोई तो ऐसे ही कोई लीडरशिप वाला सवाल नहीं है। नहीं समझ रहे हैं। जैसे मैं बताया कि ऐसी कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं है कि जिसका इंडस्ट्रियलिस्ट ओनर जो है वो ज़्यादा लोगों पे प्रभाव डाल सके। ऐसा तो है नहीं, क्योंकि सबके लिमिटेड उसके वर्कर्स हैं। तो वो कोई ऐसा बंदा तो होता नहीं है कि जो बड़े पैमाने पे प्रभाव डाले। और ऐसा, और बाकी जो है वो तो अपनी अपनी पर्सनल सोच होती है। ये
मेरा ये जैसे नज़रिया मैं है। खुल करके अगर और इसको खोलूं जी तो सूरत में मेरी एक व्यापारी से बात हो रही थी। तो डायमंड से अलग हट के वो किसी दूसरे क्षेत्र में थे। जी जी तो उन्होंने कहा कि जो है देखिए यहाँ तो क्या है कि डायमंड जो है सबसे बड़ा जो है व्यवसाय है, सबसे ताकतवर लोग हैं उसमें, उनका पूरा प्रभुत्व रहता है सरकार पर, जो अपने तरीके से चीज़ों को संचालित करते हैं। मेरी कोई सरकार में तो सुनने वाला होता नहीं है। तो डायमंड वालों के हस्तक्षेप दिखता है, अपने तरीके से अपनी इंडस्ट्री चलाना, उसमें सरकार का सहयोग लेना या मजबूर भी कर देना, कि इस तरह का दबाव जो है राजकोट में नहीं दबाव बना इस पाते हैं। तरह सारा का दबाव कोई राजकोट में तो नहीं है, हाँ, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर जितने भी इंडस्ट्रियल का अलग अलग इंडस्ट्रियल जोन है, इंडस्ट्रियल एरिया, वहाँ की सड़कें बनी बनाई नहीं है। वो पुरानी 25 साल पुरानी सड़कें होती है एकदम, और पानी की सहूलियत नहीं होती है। तो वो तो है, तो क्या है उसमें वो अपना पॉलिटिकल प्रभाव है कोई लीडर का। अगर होता तो वो अपने एरिया की सड़कें बनवा देता ना। तो ऐसा नहीं है। तो ये मैं नहीं मानता कि कोई पॉलिटिकल कोई सपोर्टर एक वैसा वर्षा है, ऐसा कुछ मैं नहीं मानता। वो जो भी है वो पर्सनली हो सकता है सबका। अच्छा जी एक आखिरी सवाल के इससे भी हट करके है, क्योंकि कोविड जो है पूरे देश को परेशान किया और गुजरात तो कुछ ज़्यादा ही परेशान था अपने तरीके से। तो राजकोट में क्या स्थिति थी कोविड के दौरान? राजकोट में भी सेम यही थी। जो पूरे एवरेज साल का जो डेथ रेट था, उतनी एक महीने में सब की मौतें हुई है। इतना ज़्यादा हुआ है डेथ। सरकारी आंकड़े और फिजिकल आंकड़े जो है, वास्तविक आंकड़े, वो उसमें अंतर हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी मृत्युएं हुई थी कोविड के दरमियान। तो उनको कई बार जो कोविड को उसमें दर्ज भी नहीं किया गया। कोई दर्ज भी नहीं किया गया था, ऐसा है। जी जी कोई बात आपको लगता हो जो हम शायद मिस कर रहे हों, अगर जरूरी है नहीं है अपने सर, क्षेत्र की या इलाके की? बस और तो कुछ है नहीं। जी। तो जनचौक से बात करने के लिए अभी अब्बास साहब बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए मैंने कोशिश की एक अलग सेगमेंट जो व्यापारियों का, खास करके राजकोट में जब आए तो यहाँ 7-8 इंडस्ट्रियल बेल्ट हैं, तो लिहाजा उसमें चाहे मजदूर हों चाहे व्यापारी हों, उनका एक हित जुड़ जाता है। और चूँकि इतने बड़े तबके का निर्माण करती है तो बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट हो जाता है। उसमें अब्बास साहब ने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी और मुझे लगता है इससे आप भी लाभान्वित होंगे। हमको इजाज़त दीजिए और फिर आगे कहीं और मिलते हैं किसी मोड़ पर किसी दूसरे मुद्दे के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।